जब एक लड़का अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 35वें माले पर 15 दिन के लिए फंस जाता है। यहाँ पर इस लड़के के पास ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। फिर ये लड़का 15 दिनों तक इस फ्लोर पर कैसे जिंदा रहता है, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें शौर्य नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। इसी कॉल सेंटर में नूरी नाम की एक लड़की काम करती है जिससे कि शौर्य प्यार करता है, लेकिन नूरी उसे जरा भी भाव नहीं देती। लेकिन शौर्य भी हार मानने का नाम ही नहीं लेता और वो रोज नूरी को कॉल करता है और एक दिन उसे डेट पर ले जाता है जहां पर नूरी उसे बताती है कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुनने के बाद शौर्य उसके सामने ऐसा जाहिर करता है जैसे कि उसे इससे कोई फर्क ही न पड़ता हो, लेकिन शौर्य को अंदर से काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ये दोनों डेली एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। शौर्य एक दिन नूरी को अपने रूम पर ले जाता है जहां पर वो बहुत सारे रूममेट के साथ रहता था। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि शौर्य चूहों से डरता है। यहाँ पर शौर्य नूरी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। नूरी उसे बताती है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन शौर्य उससे कहता है तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक घर भी खरीद लूंगा। अब जैसे तैसे करके शौर्य नूरी को मना लेता है। अब अगली सुबह शौर्य 15,000 रुपयों के साथ मुंबई में एक फ्लैट देखने के लिए निकल पड़ता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बहुत धक्के खाने के बाद भी उसके बजट में मुंबई में उसे कोई भी फ्लैट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसे आज ही फ्लैट चाहिए था, वो भी किसी भी हालत में। शौर्य को फ्लैट के बारे में बात करते हुए किसी ने सुन लिया था। अब वो लड़का शौर्य के पास आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें मुंबई में फ्लैट दिला दूंगा, वो भी 15,000 में। अब वो लड़का शौर्य को उस बिल्डिंग में ले जाता है। उस बिल्डिंग का नाम था स्वर्ग। ये ब्रोकर शौर्य को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। यहाँ पर एक वॉचमैन भी होता है जो कि कम सुनता था। इस बिल्डिंग में अभी तक एक भी फ्लैट नहीं बिका था क्योंकि इसकी कुछ लीगल प्रॉब्लम थी, लेकिन ये ब्रोकर शौर्य को पूरी तरीके से दिलासा देता है कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रोकर शौर्य को उसका फ्लैट दिखाता है जो कि 35वें माले पर था। इस फ्लैट में सारी सुविधाएं अवेलेबल थी जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर, किचन सब व्यवस्थित था और मुंबई जैसी जगह में इतनी सारी चीजें कम दाम में मिलना किसी सपने से कम नहीं था। अब शौर्य उस ब्रोकर को पूरा पैसा दे देता है। इसके बाद वो अपने रूम पर जाता है और वहां से अपना सामान ले लेता है और अपने रूममेट से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन उनके रूममेट का उसकी बात से कोई भी लेना देना नहीं था। अब शौर्य रात में ही अपने फ्लैट पर पहुंच जाता है, वो भी अपने वॉचमैन को बिना बताए, जो कि आगे चलकर उसके लिए मुसीबतों से भरा रहने वाला है। अब शौर्य फोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाता है, लेकिन उसका फोन चार्जिंग में ठीक तरीके से नहीं लगा था, इसीलिए जब अगली सुबह वो सोकर उठता है तो देखता है उसका फोन अभी तक चार्ज नहीं हुआ। इसीलिए वो अपने फोन को दोबारा से चार्जिंग लगाकर वॉशरूम चला जाता है, लेकिन वहां पर पानी ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपने साथ लाए गए पीने के पानी के बोतल से ब्रश करता है और जल्दबाजी में नूरी को लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो फ्लैट का दरवाजा बंद कर लेता है तो उसे याद आता है कि उसने जल्दबाजी में अपना मोबाइल अंदर ही छोड़ दिया है जिस पर नूरी की कॉल्स आ रही थी। इसीलिए वो जल्दबाजी में अंदर चला जाता है और दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी छोड़ देता है। नूरी उससे बताती है कि वो स्टेशन के लिए निकल गई है। शौर्य उससे कहता है मैं जल्द ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो तेज हवा के कारण दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है और यहीं से शुरू होती है शौर्य की असली मुसीबत। वो दरवाजे को खोलने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। अब वो चाबी को लाने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसी टाइम पर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब शौर्य कमरे की एसी को ऑन करता है, लेकिन एसी को ऑन करते ही वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके फ्लैट से लाइट पूरी तरीके से गायब हो जाती है। चूंकि यह बिल्डिंग अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई थी, इसीलिए यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम थी और अब तो शौर्य का फोन भी उसका साथ छोड़ चुका था। अब वो गुस्से में दरवाजे पर हाथ पैर छोड़ने लगता है जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। शौर्य काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि बाहर उसका प्यार था, अगर आज वो नहीं पहुंच पाया तो उसके प्यार की शादी हो जाएगी। कुछ भी जुगाड़ न लग पाने के कारण शौर्य अपनी खिड़की से जोर जोर से गला फाड़कर चिल्लाने लगता है, लेकिन 35वें माले से उसकी आवाज भला कौन ही सुन सकता था। ऊपर से उसका वॉचमैन भी थोड़ा कम सुनता था। अब वो अपने पीने के पानी से अपना जख्म साफ करता है, क्योंकि उसके पास पीने का पानी भी काफी ज्यादा कम बचा था और खाने के नाम पर उसके पास सिर्फ एक गुड डे बिस्किट था। अब वो अपने बैटरी को थोड़ा घिसता है ताकि वो थोड़ा तो चार्ज हो सके, जिससे कि वो फोन लगाकर किसी से मदद मांग सके। अब वो अपने फोन की बैटरी को निकालकर धूप में रख देता है, लेकिन उससे भी उसका कुछ काम नहीं बनता। धीरे धीरे हाथ पैर मारते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, लेकिन उसका कुछ भी काम नहीं बन पाता। काफी ज्यादा चिल्लाने के कारण उसका गला पूरी तरीके से बैठ चुका था।
अब थोड़ा सा पानी पीकर और बिस्किट खाकर वो सो जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो वो फिर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब उसका गला उसका साथ छोड़ देता है तो वो बर्तनों का इस्तेमाल करके आवाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उन बर्तनों की आवाज भला कौन सुन सकता था। इसके बाद वो अपना टीवी उठाकर नीचे फेंक देता है जिससे कि किसी को लगे कि ऊपर कोई फंसा है, लेकिन उस टीवी की आवाज भी वॉचमैन तक नहीं पहुंचती क्योंकि वॉचमैन तो रेडियो में मस्त था। जब इससे भी कोई काम नहीं बनता तो सौर एक कार्डबोर्ड पर हेल्प और अपने फ्लैट का नंबर लिखता है। जब वो कार्डबोर्ड नीचे फेंकता है तो वो किसी की छत पर जाकर गिर जाता है। वो इसी तरह बार बार ट्राई करता है लेकिन बार बार उसके कार्डबोर्ड किसी की छत पर जाकर गिर जाते हैं। कई सारे कार्डबोर्ड लिख देने के बाद वो जिस पेस्ट से कार्डबोर्ड पर हेल्प और अपने फ्लैट का नंबर लिख रहा था वो पेस्ट ही खत्म हो जाता है। जब उसे कुछ भी लिखने को नहीं मिलता तो उसकी नजर जाती है अपने उंगली पर लगी चोट पर, जिसके बाद वो अपने खून से ही लिखने लगता है। ये कार्डबोर्ड भी किसी की छत पर जाकर गिरता है, लेकिन यहाँ पर एक औरत आ जाती जो उस कार्डबोर्ड को देखती है लेकिन वो उस पर कुछ ध्यान नहीं देती। अब ये नज़ारा देखने के बाद सौर के फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, लेकिन बेचारा कर ही क्या सकता था क्योंकि किस्मत ने तो उसके घोड़े लगा दिए थे। अब धीरे धीरे आज का दिन भी गुजर जाता है। जब उसे भूख लगती है तो वो अपना बिस्किट लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका सबसे बड़ा डर चूहा मौजूद था। चूहे को देखकर वो इतना डर जाता है कि बहुत तेज से इधर उधर भागने लगता है। तभी उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे पानी की आवाज आती है। यहाँ कहीं बेसिन से पानी आ रहा था, लेकिन वो उसके पास जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर चूहा मौजूद था। उसका गला सूखा जा रहा था, मगर चूहे के डर के कारण वो वहाँ पर नहीं जा पाता और इसी चक्कर में पानी आना भी बंद हो जाता है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे नूरी से बात उसके सर्वाइवल पर आ जाती है कि वो आखिर यहाँ पर जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। अब वो फिर से एक कार्डबोर्ड लिख रहा है, लेकिन इस बार उसके घाव से खून ही नहीं आ रहा, इसीलिए वो एक शीशा तोड़ता है और अपने हाथ में चोट लगाकर वहाँ से खून निकालता है और फिर एक कार्डबोर्ड पर हेल्प और अपने फ्लैट का नंबर लिखता है। लिखने के बाद कार्डबोर्ड नीचे फेंक देता है, जो कि वॉचमैन के पास जाकर गिरता है, लेकिन वॉचमैन उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अब भी रेडियो पर लगा हुआ था। जब कार्डबोर्ड से उसका कुछ काम नहीं बनता तो वो जुगाड़ करके एक गुलेल बनाता है और वो देखता है सामने वाली छत पर एक औरत खड़ी है, लेकिन इससे भी उसका कुछ फायदा नहीं होता है। अब रात में कुछ कपड़ों का इस्तेमाल करके वो बालकनी की ग्रिल पर हेल्प लिख देता है। अब अगली सुबह वॉचमैन को वो कार्डबोर्ड मिल जाता है जिस पर कि उसने हेल्प लिखा था, लेकिन सौर की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वॉचमैन को इंग्लिश ही नहीं आती थी। अब सौर गुलेल से उस लड़की पर निशाना साधता है, लेकिन आज उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उस लड़की ने वो कार्डबोर्ड देख लिया था। अब वो लड़की कार्डबोर्ड लेकर वॉचमैन के पास जाती है और उससे बताती है, लेकिन वॉचमैन उससे कहता है पिछले 2 सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। लड़की को थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो कार्डबोर्ड लेकर खुद ही ऊपर जाने लगती है, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए वहीं से ही वापस चली जाती है और रास्ते में ही वो कार्डबोर्ड फेंक देती है। सौर्य ने रास्ते में उस लड़की को रोड क्रॉस करते हुए देख लिया था और अब उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था। गुस्से में वो अपने कपड़ों पर आग लगा देता है। उसे लगता है कि आग से शायद उसका काम बन जाए, इसीलिए वो अपने सोफे और गद्दों पर भी आग लगा देता है। लेकिन इससे बात और बिगड़ जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इससे तो फ्लैट पर ही आग लग सकती है, इसीलिए जैसे तैसे करके वो आग बुझाता है। अब अगली सुबह उसे जबरदस्त भूख लग जाती है और वो देखता है उसके सामने उसकी फेवरेट पाव भाजी है। अब सौर धीरे धीरे हेलिसिनेट करने लगा था। उसे कॉकरोच के अंदर पाव भाजी दिख रहा था और सामने नूरी बैठी हुई दिख रही थी, लेकिन असल में उसके सामने कॉकरोच था। अब वो जैसे ही अपना गुड्डे बिस्किट लेने जाता है तो वो देखता है चूहा पूरी तरीके से उसका गुड्डे बिस्किट खा चुका है। उसके डर के कारण वो बाथरूम में छुपकर सो जाता है और अगली सुबह उसे काफी ज्यादा भूख और प्यास लग जाती है। अगर अब उसे खाना या पानी नहीं मिला तो तड़प कर वो उसी फ्लैट में मर जाएगा, इसीलिए वो अपनी यूरिन को उबाल कर पीता है, लेकिन यूरिन पीते ही उसे उल्टी हो जाती है और वो बाथरूम में गिर जाता है। वो देखता है उसके बगल ही एक कॉकरोच पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखता है कि वो कॉकरोच वहां से गायब हो जाता है, इसीलिए कॉकरोच से मोटिवेशन लेकर वो फिर से खड़ा हो जाता है और तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। अब फाइनली उसे पीने का पानी मिल जाता है। अब किसी तरह वो जुगाड़ करके पानी के बर्तन भर लेता है और यहाँ पर वो नहा भी लेता है। अगली सुबह एक कबूतर उसकी बालकनी में आकर बैठता है जिसे कि वो गुलेल से मार देता है, लेकिन वो एक प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी आदमी है, लेकिन मजबूरी में वो उसे एक टेबल फैन की मदद से काटता है और रात में भून देता है, लेकिन तभी उसे वो चूहा दिख जाता है। इस बार शौर्य चूहे से डरता नहीं बल्कि उसके पीछे एक बिल्ली की तरह भागता है और झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि चूहा तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। अब अकेलेपन में शौर्य उस चूहे को ही अपना दोस्त बना लेता है और जो कबूतर का मीट वो अकेले खाने वाला था चूहे के साथ शेयर करता है।
अगली सुबह एक मिरर के जरिए वो देखता है यहाँ से 5th फ्लोर नीचे एक बालकनी है जहाँ पर ग्रिल नहीं लगा हुआ है। अब वो जान पाता है उसका दरवाजा तो खुलने से रहा और उसका पीने का पानी भी खत्म होने वाला है, इसीलिए वो अपनी बालकनी को काटने का जुगाड़ बनाता है। उसके पास अपनी बालकनी की ग्रिल को काटने के लिए कोई भी औजार नहीं था, लेकिन उसे रिस्क तो लेना ही होगा और अपने शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए उसे वहाँ पड़े कॉकरोच और चूहों को खाना पड़ता है। अब उसे उसकी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है जब वो मुंबई की लोकल ट्रेन में घूमा करता था, जो कि उस समय उसे काफी ज्यादा बोरिंग लगती थी। लेकिन इन कुछ दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है और अपनी पुरानी जिंदगी जीने के लिए वो बेचैन हो रहा था। इसी प्रयास में वो लगातार लगा हुआ था, लेकिन कई सारी चीजों से काटने के बाद उस ग्रिल पर एक हल्का सा कट बन जाता है, लेकिन अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो चला था। अब वो अपने दोस्त चूहे को भी आजादी दे देता है। यहाँ पर उसे काफी जोर प्यास लगी थी, इसीलिए वो गंदे पानी को पी लेता है। तभी उसे फिर से उल्टी आती है। अब वो अपने सामने उसी कॉकरोच को दोबारा देखता है जो कि इस बार मरा पड़ा हुआ था। कॉकरोच को मरा हुआ देखकर वो भी अपनी हिम्मत हारने लगा था। शायद कुछ दिनों बाद इस कॉकरोच की तरह वो भी यहीं पर मरा पड़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है। अब अगली सुबह वो जूते पहनकर रेडी हो जाता है। चूंकि काटने से ग्रिल नहीं कट रही थी, इसीलिए वो अपने पैरों से ग्रिल को तोड़ने लगता है और काफी कोशिश के बाद वो ग्रिल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। वो 35वें माले पर था और उसे 5 फ्लोर नीचे जाना था। अब आखिरकार बहुत सावधानी से वो उस बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर चलने के लिए बहुत छोटा रास्ता था और उसे काफी बारीकी के साथ आगे बढ़ना था। और वहां पर चलने के लिए उसे अपनी सांसों पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर उसने जरा सी भी चूक की तो उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए वो अपनी बेल्ट को ग्रिल पर बांध लेता है और धीरे धीरे कोशिश करके वो उस बालकनी तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बालकनी में ग्रिल की जगह पर शीशा लगा हुआ था, जिसे कि अब उसे तोड़ना होगा। इसीलिए वो लातों से किसी तरीके से उस शीशे को गिरा देता है। अब वो इस फ्लैट के दरवाजे की तरफ जाता है, जो कि फाइनली खुल जाता है, जो कि आज कई दिनों बाद उसकी आज़ादी का दिन था। चूंकि लिफ्ट बंद थी, इसीलिए वो सीढ़ियों के जरिए से नीचे उतरता है। वो वॉचमैन अब भी रेडियो पर लगा हुआ था और उसे कुछ खबर नहीं थी कि कोई यहाँ से जा रहा है। अब हम सॉरी को देखते हैं, जो कि गिरते पड़ते रास्ते से जा रहा होता है और फाइनली हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नूरी उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन अब नूरी की शादी हो चुकी थी। नूरी को लगा था कि शायद सॉरी ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए उसने ये शादी कर ली। सौर्य अब भी चाहता है कि नूरी उसकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। सौर्य भी अगले दिन से अपने ऑफिस जाने लगता है और ऑफिस पहुंचकर वो देखता है कि किसी को रत्ती भर भी इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि सौर्य इतने दिनों से कहाँ था, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो उसके बारे में पूछे। इसके बाद सौर्य एक होटल में जाकर अपनी मनपसंद पाव भाजी खाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सौर्य फिर से पूरे सामान के साथ उस फ्लैट में जाता है। लेकिन वहां पर अब हमें वो वॉचमैन नहीं दिखाई दे रहा था और ऊपर जाने पर हमें पता चलता है कि उसके फ्लैट की रेनोवेशन चल रही है और उसके फ्लैट में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सिवाय उस ग्रिल के। ये ग्रिल और ये रील इसकी आखिरी सांस तक अब इसे याद रहने वाला है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।